बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है कि किसको बुरा कहें। ये स्टोरी एक लड़की ने मुझे भेजी है कि आप अपनी चैनल पे इसको चलाएं, तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, उनको चाहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ उनको बर वक़्त मिलती रहें। एक लड़की कहती है, मेरी एक खाला थी जो अम्मी की सौतेली बहन थी और इन दोनों बहनों का कोई भाई ना था। जो मेरे वालिद साहब थे ना, वो मेरी अम्मी को मेके वालों से मिलने नहीं देते थे। जब तक नाना और नानी ज़िंदा रहे, मेरी माँ का थोड़ा बहुत ताल्लुक़ मेके वालों से रहा, लेकिन उनके मरने के बाद मेरी माँ का मेके से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। जो हमारी खाला थी ना, उनका नाम था अज़मत। उनकी शादी हुई और साल बाद नानी भी फौत हो गई। अब खाला का सिवाय अम्मी के कोई भी ना था। वो अम्मी से बहुत प्यार करती थी, मगर अब्बा जान की सख्ती की वजह से दोनों बहनों का आपस में मिलना और एक दूसरे के घर आना जाना मुमकिन ना था। जो खालू थे ना सरफराज, वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो खाला अज़मत से बहुत मोहब्बत भी करते थे। इनका अपना कारोबार भी था और इनको कोई चीज़ की कमी ना थी। खाला ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजार रही थी। शादी के 4 साल बाद 2 बच्चियों की माँ बन गई थी। खाला खूबसूरत थी तो लिहाजा बच्चियाँ भी माँ पर गई थी। खालू भी खुश शक्ल थे। खाला की ज़िंदगी के इब्तदाई साल बहुत अच्छे गुजरे। ये वो बच्ची बता रही है सारी बातें कि खाला की ज़िंदगी के इब्तदाई साल बहुत अच्छे गुजरे, मगर खालू बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़ गए। वो अक्सर कोठों और रक्सो सरूर की महफ़िलों में जाने लग गए और अपना रुपया बेदरेग उड़ाने लग गए। इनकी मुलाकात एक रकासा से हो गई, जिसके पीछे उन्होंने अपना सारा घर बार लुटा दिया और खाली दामन हो गए। तो कारोबारी साख और इज़्ज़त भी बर्बाद हो गई। जब दौलत ख़त्म हो गई ना, तो रकासा को कंगाल मर्द से क्या मतलब है, जिसके पीछे खालू ने अपनी दौलत लुटा दी थी। इसके बाद उसने आंखें फेर कर उस खालू को धुतकार दिया। इस बात का खालू को ऐसा सदमा लगा कि वो बीमार पड़ गए और अपना गम गलत करने के लिए नशा करने लग गए। इधर इनकी गफलत की वजह से जब कारोबार चट हो गया तो वो कर्जदार हो गया। तो सब दोस्त और यार उनका साथ छोड़ गए। जब कर्ज ख्वाह बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए ना, तो एक दोस्त जिसका नाम था ज़ुबैर, वो आड़े आ गया। जब खालू पर कुछ बुरे दिन आए ना, तो उसने मदद करनी शुरू कर दी, माली मदद करनी शुरू कर दी और खाला के घर आना जाना शुरू कर दिया। इन दिनों घर के हालात इतने ख़राब थे कि घर में 2 वक़्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। तो जो ज़ुबैर था ना, उसने खालू के इलाज के बहाने कि मैं इनका इलाज करवाता हूँ, इनको हेरोइन का नशा देने लग गया। अब खाला के हालात इतने ख़राब थे कि शोहर बीमार थे। उन्होंने हिम्मत हार दी और घर के हालात से तंग होकर हमारे घर आ गई। वो लड़की कहती है कि हमारे घर आ गई खाला। अब्बू को पता चला ना, तो उन्होंने अम्मी से बहुत ज़्यादा लड़ाई की और कहने लगे कि एक बेगैरत और नशई आदमी की बीवी हमारे घर आई है, तो लोग हमें क्या कहेंगे। वो जो अगर कल को खालू भी हमारे घर आ गया तो हमारी बेटियां जो हैं उनसे शादी कौन करेगा और उनका जो रिश्ता है वो अच्छे घर में कैसे होगा। इसलिए लिहाजा उन्होंने खाला को अपने घर जाने का कह दिया और वो खाला अपने घर चली गई और फिर दोबारा कभी नहीं आई। जो ज़ुबैर था ना, उसने खाला जान की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उनकी माली मदद करके वो इनके घर का फ़र्द और हमदर्द बन गया। वो इसे अपना समझकर इस पर एतबार भी करने लगी। इनकी जो बेटियां थी ना, वो 14 और 15 साल की हो चुकी थी। तो जो खालू थे ना, खालू वो 4 जानब से दुखों में घिरे हुए थे क्योंकि वो बीमार थे और खाला भी परेशान थी। जवान बेटियों का बोझ था और शोहर की हालत, जबकि ज़रिया आमदन कोई भी ना था। तो खाला ने ज़ुबैर को मुकम्मल तौर पर अच्छा इंसान समझकर उस पर भरोसा किया था। जब तकरीबन 2 साल गुजर गए ना खालू की बीमारी को, तो खालू नशे की ज़्यादती की वजह से, जो हेरोइन का नशा ज़ुबैर उन्हें देता था, उसकी वजह से ना इंतकाल कर गए निहायत बुरी हालत में।
तो जो उनका जो टूटा फूटा आसरा था कि उनका मर्द ज़िंदा था वो भी ज़िंदा ना रहा, तो वो ज़ुबैर कहने लगा कि पहले तो जब मैं आता था तुम्हारा बंदा ज़िंदा था तो लोग मुझ पर बातें नहीं करते थे, उंगलियां नहीं उठाते थे, तो अब चूंकि तुम्हारा आदमी फौत हो चुका है, अगर मुझसे निकाह कर लोगी तो मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, अगर ना करोगी तो मैं चले जाऊँगा, लिहाजा बेहतर है मुझसे निकाह कर लो ताकि मोहल्लेदार किसी किस्म की कोई बात ना कर सकें। तो वो खाला ने मजबूरी में उसके साथ निकाह कर लिया और वो खाला को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया और हमें खाला की कोई खैर खबर ना हुई। यूं ही तकरीबन 6 साल गुजर गए तो एक दिन अब्बू निहायत ही बुरे मूड में घर आए और अम्मी से कहने लगे, सुन लो अपनी बहन के करतूत, मैं ना कहता था अजमत से ना मिलो। तो माँ कहने लगी कि मुझे बताएं कि आखिर वजह क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तो वो कहने लगे, आज मुझे एक जानने वाला मिला था, तो उसने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नई औरत आई है जिसका नाम है अजमत, उसकी 2 बेटियां भी हैं, जिसके साथ ज़ुबैर ने शादी की और शादी करके शादी का ढोंग रचाया, शादी करके दोनों बच्चियों को कोठे पर बिठा दिया और इनको अब फिल्म इंडस्ट्री में लाने की बातें कर रहा है। तो मैं यूं ही तो नहीं तुम लोगों को मना करता था इन लोगों से ना मिलो। अब्बू इंतहाई गुस्से में बोलते चले गए। अब्बू की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि हालात ने खाला और इनकी लड़कियों पर क्या क्या क़यामत ढाई कि वो ऐसी गलीज़ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। यकीनन सबकी शराफत का कातिल वो ज़ुबैर ही था जिसने मंसूबाबंदी करके मेरी खाला और इनकी बेटियों को दलदल में गिरा दिया। लेकिन अब्बा जान, मेरे अब्बा जान जानबूझकर बेखबर क्यों रहे, मेरी मुफलस और मजबूर खाला की मदद क्यों नहीं की। तो क्या मेरे अब्बा मुजरम नहीं हैं? उसने सवाल पूछा, क्या मेरे अब्बा मुजरम नहीं हैं? उन्होंने अम्मी को भी मिलने नहीं दिया और कता ताल्लुकी करके कता रहमी से काम लिया। अब्बा जैसे लोग, जो मेरे अब्बा जैसे लोग हैं ना, वो दूसरों को मुजरम ठहराने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते। और मैं इस बात पे बहुत परेशान हूँ। तो खुदारा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप लोगों के नज़दीक कोई हालात का मारा इंसान हो तो मेरे अब्बू जैसा सलूक मत कीजिएगा और उनकी मदद किया कीजिए, उनको तानाजनी मत करें, सिला रहमी करें ताकि कोई और इस जैसी गलीज़ दलदल में ना फंस जाए। जज़ाकल्लाह।